नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे। अपन ने कल एक तो हलावात जो काव्य धारा थी उसकी चर्चा कर ली। दूसरी जो प्रमुख काव्य धारा है वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। इसमें मतलब देशभक्तिपूर्ण काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न अपन ने हलावात की तो कर लिए थे, लेकिन राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा जो है उसके करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी प्रसिद्ध रचना होती है इसका मतलब वो नहीं है कि वो उसकी प्रथम हो। प्रश्न की भाषा को समझिए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत घातक होते हैं, बहुत दुख होता है आप लोगों को आता है फिर भी ये गलत होता है। आपको झांसी की रानी दिखी, खटाक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो ही गया। फिर 2-3 दिन बाद में घर तक आते हैं, लोग समझाते हैं, आपस में चर्चा होती है कि नहीं ये तुम्हारा गलत हो गया, परंतु नहीं मानते हैं। फिर की में आता है, फिर अधिकांश विद्यार्थी तो रिट भी लगा देते हैं कि नहीं मेरा तो सही है, झांसी की रानी सही है इनके पहले। जबकि इनकी पहली कविता ध्यान रखिएगा नीम शीर्षक से लिखी हुई है। किस शीर्षक पे? नीम। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो बचपन में जो सुभद्रा जी छोटी थी, बच्ची थी, उस समय इनके दादाजी के द्वारा इनको एक नीम का वृक्ष पे एक इनका झूला लगा के दिया था, यानी बच्चे को बहलाने फुसलाने के लिए। तो जैसे जैसे बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, तो उनका उस नीम के साथ में आत्मीयता का एक रिश्ता बन गया था सुभद्रा जी का। साहित्यकार देखिएगा एक आत्मा से, एक मन से अपना एक रिश्ता बना लेते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, कैसा भी कोई पदार्थ हो, इंसान हो, उनके साथ में मतलब एक भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाती है। तो नीम के प्रति इनकी भावनाएं थी, इस वजह से ये नीम पे इन्होंने पहली कविता लिख डाली मात्र और मात्र 9 वर्ष की अवस्था में। किस कवि ने अपने आप को मैथिली शरणगुप्त के सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा? अच्छा प्रश्न है, आई थिंक आप लोग कर भी दोगे। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या फिर सभी? मैथिली शरण गुप्त के सामने पहले राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। इनको भारत भारती के कारण 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो इनके सामने दिनकर कहते हैं कि मैं तो महज एक डिप्टी, यानी एक मतलब छोटा सा राष्ट्रकवि हूँ, मैं कोई बड़ा राष्ट्रकवि नहीं हूँ। जबकि दिनकर जी ने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं, देशभक्ति पर भी देख लो, चाहिए वैसे भारतीय संस्कृति पर देख लो, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं। 2-4 के नाम बता दूं आपको। एक ध्यान में रखिएगा, दिनकर जी को युगचारण के उपनाम से भी जाना जाता है, यानी ये अपने युग के एक तरह से चारण थे। एक्चुअल में क्या है कि आदिकाल में आप उठा के देखोगे ना, तो जो जितने भी रासो कवि काव्य लिखे गए हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, वो अधिकांशतः किसकी हैं? चारण कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। इसी कारण ये अपने आप को मतलब एक इनको युगचारण कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो कुरुक्षेत्र, तो आप स्पेशली ध्यान रखिए, रखिएगा। रश्मि रथी रखिएगा, उर्वशी रखिएगा। दूसरी हारे का हरिनाम बहुत प्रसिद्ध है। एक संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। दिनकर की कौन सी रचना है जिसमें कर्ण के जीवन का चित्रण किया गया है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। कर्ण के जीवन पर आधारित इनकी कौन सी रचना मानी जाती है? तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, रश्मि रथी जो है वो कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है, वो मानी जाती है। ये प्रबंध रचना है। और दूसरी बात, इसमें 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुभद्रा जी को किसने कहा था कि राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों के को झंकृत करने वाली कवयित्री कहा है? ये उपाधि या ये कथन सुभद्रा जी के द्वारा किसके श्रीमुख से निकला था? अच्छा प्रश्न है। कल भी अपन ने इस प्रश्न की चर्चा की है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा ये बातें कही गई है। किसके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। साहित्य देवता मरणजोर माता, ये प्रसिद्ध रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा आई थिंक, साहित्य देवता मरणजोर माता, ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए, हिमकिरीटिनी, हिमतरिंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण, वेणुलो गूंजे धरा, और इनकी सुपरहिट जो कविता है वो है पुष्प की अभिलाषा, जिसके कारण इनको क्या होगी? चारों तरफ ख्याति मिल गई, है ना। इनकी सुपरहिट कविता अगर पूछी जाए तो वो पुष्प की अभिलाषा ही है। और साहित्य देवता इनके द्वारा गद्य लिखे गया है।
दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? कितना शानदार प्रश्न पूछा। दिनकर को साहित्य अकादमी है वो किस रचना पर मिला हुआ है? तो उर्वशी पर, कुरुक्षेत्र पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो उर्वशी पहले ऑप्शन में देने का रीजन यही था कि विद्यार्थी गलत करेगा, क्योंकि उर्वशी पे इनको मिला हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो भी सन 1959 में। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय। अपन क्या रहता है कि अपने पुरस्कार तो याद रहता है, परंतु रचना में वो कंफ्यूज हो जाता है, तो पहले उर्वशी दिखते ही अपन टिक लगा देते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये गलती एग्जाम हॉल में इसलिए होती है कि अपन प्रश्न को धीरे धीरे नहीं पढ़ते हैं, आराम से नहीं पढ़ते हैं। अपने ऐसा लगता है कि कर देंगे, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब देखा तो क्या जाएगा, वही है, वही घोड़े और वही मैदान, वहीं पर अपने मिलते हैं। इसलिए ध्यान से धीरे धीरे पढ़िएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस आलोचक ने, ये तो अपने पढ़ ही लिया था, ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कही गई बात है। दिनकर जी की कौन सी रचना है विश्व का जो साहित्य है ना पूरे वर्ल्ड का, उसमें 100 श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त कर लिया। आप देख लो, ऐसा मतलब उनका एक काव्य संग्रह है, मतलब एक रचना है। रश्मि रथी, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र है ना, इसको विश्व के 100 श्रेष्ठ काव्य में 74वां स्थान मिला हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस कवि ने माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा के विरोध में एक फूल की चाह लिख डाली? अब कर लो, क्या करोगे? बोले तुम ही थोड़ी है, हम भी तो लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से पता भी होगा। किसी विद्यार्थी को नहीं भी पता है तो आप लोग बता सकते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न है वैसे। एक फूल की चाह है, ये मतलब कंपटीशन में, देखो कंपटीशन में रचनाएं आपको बताऊं। रामचरितमानस के कंपटीशन में केशवदास जी को आग लग गई थी, तो इन्होंने रामचंद्रिका लिख डाली। अब रामचंद्रिका की आग लगी थी, एक कृष्ण कवि थे, सॉरी गुमान कवि थे, उन्होंने कृष्ण चंद्रिका लिख डाली। अब ये मतलब एक कंपटीशन में लिखी हुई रचनाएं हैं ये। जैसे भूले बिसरे चित्र हैं, भक्ति चरण वर्मा का उपन्यास है, तो सीधे साझे चित्र नाम से आग लगी रांगे राघव को, तो उन्हें लिख डाला। ये तो मतलब कंपटीशन में लिखी हुई ये रचनाएं हैं एक दूसरे के लिए। तो ये एक फूल की चाह वो सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ये मिथिलेश शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी मौर्य विजय, ऐनाथ, ध्रुवादल, विषाद, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें मौर्य विजय, ऐनाथ, आत्मोत्सव और नकुल है ना, ये इनके प्रबंध काव्यों के रूप में माने जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना, सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अपन को। तो देखिएगा, मौर्य विजय, विस्पान, भैरवी, चित्रा। तो अपने अभी जस्ट पीछे अभी चर्चा की है, ये जो मौर्य विजय जो रचना है वो किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है। आपको अभी पीछे मतलब बताया था। तो सोहनलाल द्विवेदी जी की जो रचनाएं है ना, विस्पान, भैरवी, चित्रा, युगधारा, झरना, बिगुल, सेवाग्राम, प्रभाती, वासदत्ता, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साहित्य देवता किसकी रचना है? अपन ने पीछे चर्चा की थी, दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो साहित्य देवता गद्य रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कि उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मसात भूदर हो जाए। मतलब ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, यानी आग तो बरसे, जलद बादल ही जल जाए, भस्मसात भूदर हो जाए, यानी पूरा जो धरती है ना वो भस्मसात मतलब राख के रूप में हो जाए। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त या श्याम नारायण पांडे। ये बहुत सुपरहिट पंक्तियाँ है, नोट कर लीजिए इन पंक्तियों को। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है। इनकी 2-4 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे रश्मि रेखा है, एपलक है, क्वासी है, हम विस्पाई जन्म के हैं। ये प्रसिद्ध इनकी काव्य संग्रह है। सियाराम शरण गुप्त ने किस रचना में गणेश शंकर एक विद्यार्थी हुआ करते थे ना, प्रताप समाचार पत्र निकालते थे, उनके बलिदान की गाथा का वर्णन मतलब अपनी 21 रचना के में क्या है? इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए लिखी थी इन्होंने एक रचना।
उस रचना का नाम मौर्य विजय अनाथ आत्मोत्सर्ग या फिर आर्दा। तो ध्यान रखिएगा, ये आत्मोत्सर्ग जो रचना है ये गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखी हुई उदात्त शैली में प्रस्तुत की गई एक रचना है। और श्रीराम शरण गुप्त की एक नकुल नाम करके एक रचना है जिसमें उन्होंने पांडवों को एक उपेक्षित पात्र था नकुल में, नकुल उनका भाई था, उसके व्यक्तित्व को उदात्त किया यानी उजागर किया है। सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं वे अत्यंत ही सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं। यानी मतलब किस आलोचक के द्वारा सोहनलाल द्विवेदी जी के लिए ये बात है वो कही गई है कि सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं वो सरल भाषा में राष्ट्रीय चेतना का स्वर व्यक्त करने वाले कवि हैं। या मतलब किस आलोचक ने कहा, शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, गुलाब राय या नगेंद्र। एक्चुअल में तो अपने तो शुक्ल पहले ही दिख गया तो खटाक से लगा दो, जबकि रियलिटी है कि शुक्ल तब तक थे ही नहीं, शुक्ल इनको कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये बात है वो कही गई है। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, दिन एक नदी बन गया, ये प्रसिद्ध रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन झा, रामदर्श मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो बेरंग बेनाम चिट्ठियां हैं, पक गई है धूप है और एक दिन नदी बन गया, ये प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो ध्यान रखिएगा रामदर्श मिश्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई हैं? रामदर्श मिश्र के द्वारा लिखी गई है। गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी रचना है जिसके बारे में लिखा है कि मतलब ये जेल पे की दीवारों में लिखी गई है? मैंने इसके बारे में कल बहुत अच्छे से आपको बताया था, ये आपको बताना है क्योंकि कल इसकी बहुत शानदार तरीके से चर्चा की गई थी कि गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि एकमात्र ऐसी रचना हिंदी साहित्य जगत की जो कि जेल की दीवारों पर लिखी गई है। ये तो आप आराम से कर ही दोगे, आर्द्रा, बापू, अनाथ, ध्रुवादल, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये सारी की सारी किसकी हैं? श्रीराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से अपन ने जो छायावाद के बाद में एक तो हालावाद, दूसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक समष्टि चेतना यानी अपने हिसाब से समेकित काव्यधारा का जो परिवर्तन हुआ था, उनके कवियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या की भी अपन चर्चा की है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी प्रकार के प्रश्न में कोई डाउट हो या कोई नया कुछ आपको भी हो सकता है नॉलेज हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हाँ सर इसके बारे में ये एक नई बात मैंने पढ़ी है, तो अपन को भी सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना, अन्यथा पड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।